नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की एकादश कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है प्रतिघटना। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। एकादश कहानी प्रतिघटना। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लेटता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे निंद्रा आ जाती है। जब वह जागता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। ब्रह्मानंद ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करता है। एक बार की बात है, रोहित नाम का एक लड़का भारत के मध्य में एक छोटे से शहर से था। रोहित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह एक औसत छात्र था, लेकिन उसमें हमेशा नई चीजों को सीखने और तलाशने का उत्साह था। रोहित की जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उसे अपने साथियों से अलग कर दिया। रोहित एक संयुक्त परिवार में पला बढ़ा, जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देता था। उसके पैतृक घर की दीवारें उसके चचेरे भाई और परिवार के सदस्यों की हंसी और बकबक से गूंज उठती थी। वे सदैव खाने एक साथ बैठकर खाते थे और अपने दिन भर के किस्से साझा करते थे। एक शाम, जब परिवार रात के खाने के लिए एकत्र हुआ, रोहित के चाचा ने उससे भविष्य के लिए उसकी आकांक्षाओं के बारे में पूछा। रोहित के चेहरे पर चमक आ गई और उसने जवाब दिया, मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूँ। मैं सफल होना चाहता हूँ, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। उसके अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। बस याद रखें, सफलता केवल धन और प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। यह एक अच्छा मनुष्य होने और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी चाची ने कहा, रोहित, तुम्हारा दिल अच्छा है। हमेशा इसका पालन करो और तुम अपने हर काम में सफलता पाओगे। परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन ने रोहित को उद्देश्य की भावना से भर दिया, और वह जानता था कि अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास उनका आशीर्वाद है। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित ने अपने गृहनगर से बहुत दूर दूसरे शहर के एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लिया। यहीं पर उसकी मुलाकात रिया से हुई। वह एक उज्ज्वल और खुशमिजाज लड़की थी। रोहित उससे मुग्ध था। अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद रोहित और रिया का प्यार सपनों के नगर में खिल उठा। वे अक्सर अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करते हुए घंटों बिताते थे। रोहित ने दुनिया में कुछ अलग करने की अपनी इच्छा रिया के साथ साझा की और रिया उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। हालांकि जब रोहित ने रिया को अपने परिवार से मिलवाया, तो उन्होंने उसे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर अस्वीकार कर दिया। रोहित के माता पिता की उसके लिए अलग योजनाएं थीं। अपने परिवार की अस्वीकृति के बावजूद रोहित रिया के पक्ष में खड़ा रहा। वह अपने दिल में जानता था कि वह वही है जिसके साथ वह अपना शेष जीवन बिताना चाहता है। रिया के लिए रोहित का प्यार अटूट था और वह उसके प्यार को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रोहित को 24 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करते ही एक प्रसिद्ध कंपनी में अच्छी नौकरी मिली। वह अपनी नई नौकरी को लेकर बहुत खुश था और उन्होंने रिया के साथ इस खबर को साझा किया। वह उसके लिए बहुत खुश थी और उसकी उपलब्धियों पर गर्व करती थी। वे दोनों जानते थे कि एक साथ उनका भविष्य उज्ज्वल है, और वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अपनी नई नौकरी के साथ रोहित ने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, जिससे उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली। अपने परिवारों के विरोध को अनदेखा करते हुए
रोहित और रिया ने शादी के बंधन में बंधने और एक साथ एक नई यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसके इस निर्णय की सूचना उनके परिवारों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए और शादी में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन वह अपने फैसले पर अड़िग रहने के लिए दृढ़ था। वह अपने जीवन के प्यार को जाने नहीं दे सकता था। रिया, मुझे पता है कि यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं इस काम को करने के लिए जो भी करना पड़े, करने को तैयार हूँ। रोहित ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आवाज में कहा। मुझे पता है, रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो, रिया ने आश्वस्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपने दिमाग के साथ रोहित और रिया ने अपना सामान बांधा और एक नए नगर में एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए चल दिए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था और वे भी किसी को नहीं जानते थे। अपने परिवार से दूर एक नए शहर में बसने के दौरान रोहित और रिया को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे अपनी स्थिति का सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक साथ प्रयत्न करते रहे। उन्हें रोहित के कार्यस्थल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला, जिसे उन्होंने अपने आरामदेह घोंसले में बदल दिया। एक दिन जब वे अपने छोटे से कमरे में बैठे थे, रोहित रिया की ओर मुड़ा और बोला, मुझे पता है कि चीजें आसान नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने यह निर्णय लिया। हम एक साथ सब कुछ का सामना करेंगे और मजबूत बनकर उभरेंगे। रिया मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकती, रोहित। यह वह जीवन नहीं हो सकता है जिसकी हमने कल्पना की थी, लेकिन मुझे पता है कि हम इसे अपनी कल्पना जैसा बना लेंगे। हमारे पास हमारा प्यार, हमारा दृढ़ संकल्प और हमारा मार्गदर्शन करने के हमारे सपने हैं। और इसके साथ ही रोहित और रिया ने हाथ पकड़कर नगर के क्षितिज की ओर देखा। रोहित उसके और रिया के लिए सर्वोत्तम संभव जीवन प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प था। उसने कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने और अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा करने के लिए लंबे समय तक काम करते हुए अथक परिश्रम किया। हालांकि काम पर लगातार केंद्रित रहने के कारण वह रिया के साथ कम से कम समय बिताने लगा। समय के साथ रिया और अधिक अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगी। रोहित शायद ही कभी भावनात्मक रूप से उसके लिए मौजूद रहता था। एक दिन जब रोहित काम से घर लौटा तो उसने पाया कि रिया उसे छोड़कर चली गई है। उसने एक बड़े धनी व्यक्ति से शादी की थी, जो उसे वह जीवन दे सकता था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन जो रोहित प्रदान नहीं कर सका। रोहित इस खबर से टूट गया और उसे लगा जैसे उसने स्वयं और रिया दोनों को विफल कर दिया। वह एक गहरे अवसाद में गिर गया और दिन रात शराब पीने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अस्वीकार्य सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो गया और जल्द ही ड्रग्स का आदी हो गया। एक बार जीवंत और महत्वाकांक्षी युवक, एक बर्बाद शरीर और एक बिखरी हुई छाया में बदल गया। रोहित विनाशकारी रास्ते पर चलता रहा, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह एक होनहार जीवन का दुखद अंत था, एक ऐसा जीवन जो कभी आशा और महत्वाकांक्षा से भरा था, लेकिन व्यसन और अकेलेपन के राक्षसों से खो गया था। रोहित के निधन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन उसके परिवार से कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया। वह हमेशा उनकी नज़रों में एक काला भेड़ था, और उनकी इच्छा के विरुद्ध रिया से शादी करने के बाद उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया था। रोहित के दूर के रिश्तेदार रोहन ने उसके दुखद अंत के बारे में सुना और इस खबर से बहुत दुखी हुआ। उसके या उसके परिवार के करीब न होने के बावजूद रोहन ने रोहित को वह विदाई दी जिसका वह हकदार था। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए रोहित की तरह ही स्थिति में बड़ा हुआ और उसने अपने जीवन में इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया। उसके सपने और आकांक्षाएं थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे उन्हें हासिल नहीं करने दिया। वह वित्तीय अस्थिरता, पारिवारिक मुद्दों और असफल रिश्तों से जूझ रहा था। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में असमर्थ था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन जिया। साल बीतते गए और समय बीतने के साथ लोग धीरे धीरे रोहित, रोहन और रिया और उनकी कहानियों को भूल गए।
जैसे जैसे दुनिया बदलती रही, नई कहानियां लिखी गई, नई चुनौतियों का सामना किया गया और नई जीत हासिल की गई। नियति ने रोहित, रोहन और रिया को फिर से एक साथ ला दिया। रोहित और रोहन एक ही जाति में पैदा हुए, जबकि रिया अलग जाति में पैदा हुई। उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने की एक इच्छा से वे फिर से जुड़ गए। रिया तीनों में सबसे बड़ी थी और उसने एक सरकारी संस्थान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। दूसरी ओर रोहित और रोहन ने निजी संस्थानों से स्नातक की पढ़ाई की थी। तीनों ने अपने स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक ही संस्थान में प्रवेश लेने का फैसला किया। एक दूसरे को जाने बिना एक ही पाठ्यक्रम का चयन किया। रोहित और रोहन जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर कक्षा के बाद पढ़ाई से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए रुक जाते थे। एक दिन जब वे कक्षा से बाहर निकल रहे थे, रोहित ने रोहन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कक्षा में इतना अच्छा दोस्त बनाऊंगा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबसे अलग हूं। रोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है, यह दोस्ती की सुंदरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है। यह मायने रखता है कि आप किसी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। रोहित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कक्षा में रिया की उपस्थिति उसके लिए हमेशा एक व्याकुलता थी। वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जब वह अपनी किताबों से ऊपर देखता, तो उसकी नज़र अपने आप उसकी ओर चली जाती। जब वह अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करता, वह उसके बारे में ही सोचने लगता। एक शाम जब रोहन रोहित के कमरे में गया, तो उसने उसे अपने बिस्तर पर बैठे पाया। उसके हाथ में एक नोटबुक थी, जिसके हर पन्ने पर सितारे बने हुए थे, और हर सितारे के बीच में रिया लिखा हुआ था। रोहन ने एक भर उठाई और पूछा, तारों का क्या हाल है? रोहित एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर अपने दोस्त से बात करने का फैसला किया। मुझे नहीं पता यार, मैं रिया के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वह हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, पन्नों पर सितारे बनाकर उनके बीच में उसका नाम लिखने लगता हूँ। रोहन ने हंसकर रोहित की पीठ थपथपाई। लगता है दोस्त, तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करते हो, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। शायद वह भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती हो। रोहित ने आह भरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है रोहन। हमारे परिवार अलग अलग जातियों के हैं, और वे हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। रोहन ने समझ में सिर हिलाया। मैं समझ गया यार। एक दिन रोहित से रहा नहीं गया और बेचैन होकर उसने अपने मोबाइल से रिया के मोबाइल पर कॉल किया। उसके कॉल उठाने का इंतजार करते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हेलो। दूसरी तरफ से रिया की आवाज ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। हाय रिया, वह हकलाया। रिया उसकी घबराहट को समझ सकती थी, लेकिन वह उससे बात करने के लिए भी उत्सुक थी। अगले घंटे के दौरान उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों से लेकर भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं तक हर चीज के बारे में बात की। बातचीत इतनी सहजता से हुई, ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहित और रिया एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगे। वे घंटों फोन पर बिताते, कभी कभी रात का खाना खाना भी भूल जाते। एक दिन रोहित ने रिया को लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा। वे पुस्तकालय के पीछे एक साथ बैठे, किताबों से घिरे, लेकिन अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन रोहित के साथ पार्क की बेंच पर बैठी डूबते सूरज को देखते हुए रिया ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है रोहित। मेरे माता पिता हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, और हमारे पास शादी करने और एक साथ जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त किया। हमें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने, अच्छी नौकरी की जरूरत है। लेकिन क्या होगा अगर हमें कभी उनकी मंजूरी नहीं मिली? रिया ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी।
हमें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रिया, रोहित ने दृढ़ता से जवाब दिया। रोहित और रिया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी स्कॉलरशिप पर निर्भर थे। लेकिन जब सेमेस्टर के नतीजे आए तब उन्हें पता चला कि उनके अंक छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए आवश्यक अंकों से कम है। जैसे ही उन्हें अपनी छात्रवृत्ति खोने की सच्चाई का पता चला, रोहित और रिया चिंतित हो गए। वे दोनों जहां थे वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके बेहतर भविष्य के सपने फिसल रहे थे। रिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं? रोहित, हम छात्रवृत्ति के बिना अपनी पढ़ाई के लिए भुगतान नहीं कर सकते, और अगर हम उनकी इच्छा के खिलाफ जाते हैं और शादी करते हैं तो हमारे परिवार हमारा समर्थन नहीं करेंगे। रोहित, मुझे पता है। रिया, ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन हम अब हार नहीं मान सकते। हमें इस काम को करने का एक तरीका खोजना होगा। वे कुछ क्षण मौन बैठे अपने विकल्पों के बारे में सोचते रहे। फिर रोहित फिर बोला, रोहित, मेरे पास कुछ बचत है जो मैंने आपात स्थिति के लिए रख रहा था। हो सकता है कि हम उसका उपयोग कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई के भुगतान के लिए कर सकें, और हम दोनों को अंशकालिक नौकरी ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। रिया, यह एक अच्छा विचार है। रोहित, मेरे पास भी कुछ बचत है। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। वे दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रोहित को नौकरी खोजने में कठिन समय का सामना करना पड़ा। वह गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई बचत नहीं बची है। उसने शहर में अपने लिए बनाए गए जीवन को पीछे छोड़ते हुए अपने गृहनगर लौटने का कठिन निर्णय लिया। इस बीच रिया ने अपनी शिक्षा जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे जैसे उनके जीवन ने अलग अलग रास्ते अपनाए, वे धीरे धीरे अलग होते गए। हालांकि रोहित और रोहन करीबी दोस्त बने रहे और नियमित संपर्क में रहे। नौकरी खोजने के लिए 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद रोहित को आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल ही गई, और उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे जैसे वह अधिक पैसा कमाने लगा, उसे लगने लगा कि वह आखिरकार ट्रैक पर वापस आ रहा है। इस बीच रिया ने अपना पीएचडी प्रोग्राम पूरा कर लिया था और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वे फिर से संपर्क में आए और फिर से मिलने लगे, और ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक रोहित की नौकरी चली गई, और उसे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी हताशा में उसने अपनी नौकरी छूटने के लिए रिया को दोष देना शुरू कर दिया, भले ही उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। उनके रिश्ते में खटास आने लगी और वे बार बार झगड़ने लगे। इन सब से आहत हुई रिया ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो मुझे उन चीजों के लिए दोषी ठहराता है जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने आगे बढ़ने का मन पहले ही बना लिया। वे अपने अपने रास्ते चले गए। ब्रेकअप के बाद रोहित नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता रहा और उसे लगा जैसे वह एक दलदल में फंस गया है। उसके द्वारा दिया गया प्रत्येक नौकरी का साक्षात्कार अस्वीकृति में समाप्त होता, और उसने आशा खोनी शुरू कर दी कि उसे कभी आय का एक अच्छा और स्थिर स्रोत मिलेगा। लेकिन वह नौकरियों के लिए आवेदन करता रहा और साक्षात्कार के लिए जाता रहा। साल बीत गए। फिर एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया। वे उसे नौकरी देना चाहते थे, और उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह उसका ड्रीम जॉब नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी, और वह इस अवसर के लिए आभारी था। अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद रोहित को ऐसा लगा कि आखिरकार वह अपनी जिंदगी को पटरी पर ला रहा है। लेकिन उसी दिन रोहन से बात करते हुए उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। रिया की पिछले हफ्ते शादी हुई। रोहन ने रोहित से कहा। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने करियर में प्रगति करना शुरू कर दिया।
5 वर्षों के भीतर उसे कई बार पदोन्नत किया गया और अच्छा वेतन भी मिलने लगा। अब वह एक बड़ा विला और एक लग्जरी कार खरीदने में सक्षम था, जिसे उसने कभी केवल सपने में देखा था। रोहित सफलता के वर्षों के दौरान अपने दोस्त रोहन को कभी नहीं भूला। उसने रोहन के जीवन के अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने में रोहन की बहुत मदद की। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया दूसरों के साथ साझा करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।